Integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। मैं लोकेश मोटवानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेट इट पे। अपन आरसीसी डिजाइन देख रहे थे। आरसीसी डिजाइन में अपन ने देखो क्या क्या, अपन ने पूरा एनालिसिस वाला पोर्शन देख लिया। एनालिसिस अपन ने टॉर्शन का देख लिया, अपन ने shear रिइंफोर्समेंट देख ली, अपन ने और लिमिट स्टेट और कौन सा LSM और WSM दोनों मेथड से हमने सिंगली रिइंफोर्स बीम भी डिजाइन कर ली और एनालिसिस करिए। डिजाइन का तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, आज अपना जितना भी अपन ने पढ़ा है ना, 5 यूनिट अपन ने कर ली है। अपन LSM, WSM, सिंगली रिइंफोर्स, डबली रिइंफोर्स, टी बीम, shear रिइंफोर्समेंट, टॉर्शन, बॉन्ड एंकरेज, ये सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, आज वो सारा का सारा अपने कोडल प्रोविजंस और एक पूरा अपन एक डिजाइन का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि देखो फिर वही बात है, अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपने को डिजाइन करनी आनी चाहिए। क्योंकि देखो डिजाइन में बहुत सारे स्टेप होते हैं, 10-11 स्टेप होते हैं। अपन ने shear रिइंफोर्समेंट अलग देखना था, अपन को और कुछ अलग चेक करना था। अपन ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अपना डिफ्लेक्शन का चेक, अपना बॉन्ड एंड एंकरेज, डिफ्लेक्शन, अपनी वो डेवलपमेंट लेंथ का चेक, ये सब अपन ने देखो पढ़ तो लिया है, बट अपन ने उसकी अपन ने क्या एप्लीकेशन नहीं देखी है। तो आज अपन एक पूरा क्वेश्चन का करेंगे। और पहले कोडल प्रोविजन, फिर मैंने बोला था ना कि कोडल प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज वाले लेक्चर में अपन पूरे कोडल प्रोविजन जो सिर्फ बीम से रिलेटेड है, ठीक है, लिमिट, स्टेट ऑफ कोलैप्स, फ्लेक्चर, जो इससे पूरा का पूरा लिंक है, किससे? अपनी बीम की डिजाइन से। देखो आज अपन डिजाइन ऑफ बीम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिजाइन ऑफ, अगले लेक्चर में अपन डिजाइन ऑफ स्लैब देखेंगे और एक स्लैब के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि जैसा। फिर ये अपना पूरा का पूरा फ्लेक्चर मेंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो अपना 2-3 दिन का गैप आ गया था बीच में, क्योंकि कुछ त्योहार आ गया, 15 अगस्त, ठीक है। अपन जोधपुर के यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्टूडियो है वहाँ पर क्या है, एयरफोर्स जस्ट नजदीक लगता है। तो बहुत, अब पता ही आपको, बहुत फ्लाइट्स उड़ती है तो आवाज का डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। ठीक है, वो कोई इश्यूज अलग चीज है। चलो, तो आज अपन डिजाइन ऑफ बीम्स देखने वाले हैं। डिजाइन ऑफ बीम्स में देखो सबसे पहले अपन वही कोडल प्रोविजन। तो कोडल प्रोविजंस में सबसे पहला आएगा देखो इफेक्टिव स्पान के लिए। अब देखो मैं पूरे एक एक चीज वापस डिजाइन ऑफ बीम्स में मैं आपको पूरा का पूरा, जैसे लेंथ हो गई, डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो गया, और क्या क्या अपन स्लेंडरनेस लिमिट्स भी देखी थी, जो पहले बता दिया वो सारा रिवाइज होएगा और कुछ नई चीज भी आएगी। ठीक है, और एक अपन क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं। चलो, तो इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान फर्स्ट जो हमारा है, हम इफेक्टिव स्पान देखने वाले हैं। अब बीम के लिए भी देख लेंगे, अब बीम्स की भी कौन सी कंटिन्यूअस है, कैंटिलीवर है, ठीक है, सिंपली सपोर्ट है, सबके लिए देखेंगे। अब ये हमें जो क्लॉज देगा, क्लॉज हमारा कोड का 22.2 है ना, यही एग्जैक्ट, ठीक है, ठीक है। चलो, तो 22.2 ये मैंने क्लॉज इसलिए लिख रखा है ताकि आप भी क्रॉस चेक कर लेना भाई, क्योंकि अपन कोड में क्या, मैं यहाँ एक एक लैंग्वेज तो लिखाऊंगा नहीं, बस मैं जो कोड, जो प्रोविजन है वो समझा दूंगा कि भाई अच्छा ये प्रोविजन है। ओके, तो देखो अपना जो इसमें पहला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम का, फर्स्ट ए पार्ट ले रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ ऐसी होती है, मैं देखो डायग्राम के हेल्प से भी समझा रहा हूं। ये हमारे कुछ सपोर्ट होंगे, ठीक है, ये ऐसे बीम है, ये सपोर्ट, ये हमारे सपोर्ट्स। अब मान लो ये सपोर्ट्स की भी क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है W, ठीक है, सपोर्ट्स की विड्थ दे रखी है W, और ये है क्लियर स्पान L0। जहां भी मैं L0 लिखूंगा ना, L0 वो होगा क्लियर स्पान। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, देखो इफेक्टिव स्पान, यानी L इफेक्टिव चाहिए, जो मैं यूज करने वाला हूं मेरी किसकी, बीम की लेंथ को। जैसे मैं मोमेंट निकालूंगा, या मैं जो WL/2 करके क्या निकालता हूं, shear फोर्स निकालता हूं ना, तो वो WL/2 जो वाला shear फोर्स है, वहां L कौन सी है। ठीक है, ये यहाँ डाउट आता है, सर आपने बता तो दिया कि WL²/8 मोमेंट होता है, तो ये L कौन सी है, ये वाली लेंथ, ठीक है, या हमारी ये पूरी लेंथ कौन सी लूं, तो L इफेक्टिव होती है। ये देखो, ये हमारे क्लॉज कहता है, ये भी कोड कह रहा है। ठीक है, फिर मैं वही कह रहा हूं, मैं खुद कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, कोड कह रहा है, हम कोड को फॉलो करते हैं हमेशा। तो कोड क्या कहता है, ये L0, ये देखो, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, या तो कौन L0 प्लस, देखो W/2 प्लस W/2, तो ये क्या हो गई L0 प्लस W, या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो, ठीक है, या एक तो ये हो गया, और यह होगी L0 प्लस D। D क्या होती है हमारी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, इन दोनों में से जो भी क्या है, लेस, विच एवर इज लेस, वो हमारी क्या कहला देगी, इन दोनों में से देखो ये और ये L0 प्लस W या L0 प्लस D, वो हमारी क्या कहलाएगी, L इफेक्टिव, या जो हम इफेक्टिव स्पान, हम जो हमारी कैलकुलेशन में हम जो लेंथ यूज करने वाले हमारी बीम की,
वो कितनी होगी, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, ठीक है, विच एवर इज लेस। ये आपको समझ में आ गया? देखो ये W विड्थ ऑफ द सपोर्ट है। अब क्वेश्चन में गिवन आएगा अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट 230 mm है लेट अस सपोज, और हमारी अपनी इफेक्टिव डेप्थ अगर 460 mm है, ठीक है, और L नॉट गिवन है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, L नॉट गिवन है हमारी 6 मीटर, तो बताओ L इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, ये 6 + 4.6, ये 6 + 4.6 यानी 6.46, और ये कितनी बन जाएगी 6.23। तो कौन सी वाली लूंगा मैं, जो कम है 6.23। आई ना बात समझ? चलो अब देखते हैं अगर हमारी बीम क्या है, अगर ये दोनों चीजों के लिए, ठीक है, बीम या स्लैब ऑब्लिक स्लैब दोनों के लिए वैलिड है यही चीज, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूअस बीम की, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बीम की। देखो ये अभी इफेक्टिव स्पान के सारे क्लॉज चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी इफेक्टिव स्पान की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो अपन वही वापस बात है, अपन सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देख रहे हैं, कोडल प्रोविजंस देख रहे हैं, फिर लास्ट में अपन एक पूरा बीम का डिजाइन देखेंगे, ठीक है। सेकंड कॉन्टिन्यूअस बीम या स्लैब, दोनों एक ही बात हो रही है। अपन अब इफेक्टिव स्पान किसका देखेंगे, अपना किसका, कंटिन्यूअस बीम। अब इसमें भी देखो दो केस होते हैं, पहला अब बी पार्ट का भी, फर्स्ट केस वन, अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट W, ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट छोटी है L0/12 से, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, विड्थ ऑफ सपोर्ट लेस देन L0/2, तो सेम वही रहेगी L इफेक्टिव जो अपने किस केस के लिए थी, सिंपली सपोर्टेड के लिए थी, L0 + D या L0 + W विच एवर इज लेस, सेम टू सेम, विच एवर इज लेस, ठीक है। किसके लिए, हमारा जो केस 1 है, अगर स्पान बाई 12, ये देखो L0 क्या है मेरा, क्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर डिस्टेंस अपॉन क्लियर डिस्टेंस, मतलब समझिए ना, सपोर्ट्स के फेस से, एक सपोर्ट के फेस से दूसरे सपोर्ट के फेस तक, ये तो चीज समझ में आ गई। पहला केस क्या था हमारा, कि अगर मेरा जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो L0/12 से कम है, वो सिर्फ इसी केस के लिए है, सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए ही है, ठीक है। अगर आप सेकंड केस पे चलते थे, तो सेकंड केस के लिए हमको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं हटा रहा हूँ ये, इसी का ही सेकंड केस, किसका, कॉन्टिन्यूअस का। सेकंड केस क्या होगा, केस 2, केस 2 में हमारा जो होगा W, जो हमारी क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट है, वो L0/12 से ज्यादा है, L0/12 से ज्यादा है। तो इसमें भी देखो बेटा 3 केस बनते हैं, केस 2 में भी 3 तरीके के अपन देख सकते हैं चीजें। वो कैसे, देखो पहला, अगर एक एंड फिक्स हो, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज कंटिन्यूअस, अदर इज कंटिन्यूअस। अगला सेकंड, अगर इंटरमीडिएट स्पान है, इंटरमीडिएट स्पान है, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है, और इसके लिए, इन दोनों के लिए, किन दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए, और ये भी मस्ट है क्या, दिस, तो इनके लिए जो L इफेक्टिव हो जाती है वो हो जाएगी L0 की। देखो बेटा ये एक एक क्वेश्चन है, मैंने ये जितनी भी चीजें बताई है ना, आज पूरे लेक्चर में जितनी भी चीजें बताने वाला हूँ वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन है जो हमारे जूनियर इंजीनियर में आते हैं, ओके। और यही डाउट क्रिएट करते हैं हमारे कि अच्छा ये इफेक्टिव स्पान कंटिन्यूअस के लिए कितना था, L0 + D था या L0 + W था, क्या था, विच एवर इज ग्रेटर था, विच एवर इज लेस था, सब कंफ्यूजन, क्लियर। तो देखो इंटरमीडिएट स्पान, या क्या कह रहा हूं, वन एंड इज फिक्स, तो देखो मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, एक मान लो ये मेरी बीम है, कंटिन्यूअस बीम, बना दो इसको कंटिन्यूअस बीम को, और यहां ये विड्थ ऑफ सपोर्ट ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बताओ ये एंड एक फिक्स्ड है, ये आगे कंटिन्यूअस है, तो यहां पे जो इसकी ये लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, L इफेक्टिव वापस L0 के बराबर। ये इंटरमीडिएट स्पान है तो वापस L0 किसके बराबर हो जाएगी, L इफेक्टिव के बराबर, ठीक है। L0 मतलब समझे, क्लियर डिस्टेंस ही इफेक्टिव लेंथ के बराबर है, अगर ये दो केस हैं तो। क्लियर बात आई समझ। और ये भी मस्ट है क्या, कि विड्थ ऑफ सपोर्ट L0/12 से ज्यादा है, ठीक है। अब एक केस 2 में ही एक और थर्ड केस होता है लास्ट। देखो ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझ में आती है अपन को चीज, ठीक है। ये एज इट इज अपने क्रॉस आपको कोड में मिल जाएगा, इसीलिए मैं इतना फटाफट करा रहा हूं क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीज है, ठीक है। कहां गया थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा कि अगर एक वन एंड इज सिंपली सपोर्टेड एंड अदर इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड अदर इज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी, एक कंटिन्यूअस हो और अगला डिसकंटिन्यूअस हो, वन एंड इज सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस एंड अदर इज
डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा रहेगा। एक तो यहां पर तो हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड है, एक एंड पे होगी हमारी सिंपली सपोर्टेड, और अगला ये ऐसे कंटिन्यूअस है यूं दिस। तो यहां पर ये जो अब इसकी एल इफेक्टिव कहलाएगी, वो इसकी एल इफेक्टिव एल नॉट प्लस डी बाई टू या एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू। देखो यहां डब्ल्यू बाई टू आ गया, डी बाई टू आ गया, वही विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो बेटा ये तीन चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं अपन चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा सेकंड जो अपना एक क्लॉज हो गया, किसका, इफेक्टिव स्पान वाला क्लॉज कंप्लीट। अभी आज सारे अपन क्या देख रहे हैं, IS 456 के प्रोविजंस देख रहे हैं। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ऑफ बीम्स के लिए देख रहे हैं, और किसी के लिए नहीं देख रहे अभी। ठीक है, यूं मत समझ जाना सर आप पूरा IS कोड पढ़ा रहे हो क्या अभी से। अपनी बात तो एंड की हुई थी, हाँ बात एंड की हुई थी बिल्कुल। मैं ये वापस देखो वही बात है, क्या होता है कि अपन जब वीडियो के थ्रू अपन देखते हैं ना चीजें, तो अपन को जल्दी याद हो जाती है। ओके, तो ये मैंने इफेक्टिव स्पान का थोड़ा थोड़ा पहले बता रखा है। ऐसे ही अभी डिफ्लेक्शन का आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन का भी मैंने एक बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, बट फिर भी क्या होता है कि अगर हम जो चीज अपन साथ साथ में पढ़ते जाते हैं तो अपन रिकॉल हो जाती है जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, चलो नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्लॉज है, चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन का चेक, अब मैं देखो चेक फॉर द डिफ्लेक्शन बोल रहा हूं, एक चेक अलग होता है, एक कंट्रोल फॉर द डिफ्लेक्शन अलग होता है, दो चीजें होगी, अभी बताऊंगा। ओके, चेक फॉर द डिफ्लेक्शन, ये हमें क्लॉज दे रहा है 23.2, किसका, IS 456, ये CL है। ठीक है, क्लॉज 23.2 क्लॉज में आप जाके देखना, ये कंट्रोल चेक फॉर द डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, देखो फाइनल डिफ्लेक्शन, फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अगर मैं सारे के सारे चीजें लूं, कौन से, टेम्परेचर इफेक्ट भी ले लूं, ठीक है, क्रीप एंड श्रिंकेज भी ले लूं, वगैरह वगैरह, जितने भी चीजों के कारण डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होना चाहिए हमारा, नॉट ग्रेटर देन स्पान अपॉन 250। ठीक है, या इसको और 0.4% ऑफ स्पान। अब ये स्पान इफेक्टिव स्पान है, ध्यान रखना। अगर अपने को स्पान ही नहीं निकालने आएगा तो अपन डिफ्लेक्शन कहां से निकालेंगे ना, इसीलिए बात आती है। चलो ठीक, तो फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम सबके कारण, ठीक है, जितने भी लोड होते हैं, वर्टिकल लोड्स, ठीक है, अपने टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, जिसके कारण भी डिफ्लेक्शन आता है, हमारा जो फाइनल डिफ्लेक्शन हमारे स्ट्रक्चर बीम में, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा, ठीक है, ड्यू टू ऑल लोड्स लिख लो, ड्यू टू ऑल लोड्स। ओके, अच्छा, फर्स्ट चीज तो ये आई, चेक फॉर द डिफ्लेक्शन में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ये हो गए। अच्छा, अब एक आता है कि डिफ्लेक्शन आफ्टर, अगर हम पार्टीशन या फिनिशेस की बात, ठीक है, जब हम पार्टीशन वॉल डालते हैं या अपन क्या करते हैं, फिनिशेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पर अपन फिनिशेस, ठीक है, फ्लोरिंग का काम किया या जो भी किया, ठीक है, फिनिशेस अपन अप्लाई करते हैं। तो डिफ्लेक्शन आफ्टर पार्टीशन या फिनिशेस, और फिनिशेस अगर अपन अप्लाई करते हैं तो ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पान अपॉन 350 से। क्लियर, आई बात समझ, इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ क्रीप, श्रिंकेज, टेम्परेचर आफ्टर इरेक्शन ऑफ व्हाट, पार्टीशन। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट लिख लो थ्योरी में। आफ्टर, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। टेलीग्राम लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। हमने अच्छा हाँ, एक और आपको बताना था कि हमने टेलीग्राम पे फ्री मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, आप जाओ देखो। अभी तक सबसे पहले अपन ने एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट दे रखा है, आप वो जाके पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखो, ठीक है, उसको करो। 20-25 शायद 25 क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, आप वो भी जाके ट्राई करो। देखो मॉक टेस्ट है, फ्री में मिल रहा है, आपको क्या चाहिए और, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है। और ऐसे ही सॉइल, सॉम और इरिगेशन के भी हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब ये तो बात हुई चेक फॉर द डिफ्लेक्शन, ये अपने डिफ्लेक्शन का चेक करा लिया, लगा लिया। अब आ जाओ कि सर आपने बोला कि ये तो चलो ठीक है, माना, क्या माना कि ये डिफ्लेक्शन इनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, पर उन डिफ्लेक्शन को निकालें कैसे, कैसे निकालें? तो ये बेटा अपन सॉम में देख चुके हैं ना, कितना होता है सिंपली सपोर्टेड का UDL 5/384 WL 4/EI होता है, बिल्कुल होता है। तो अब बात आ रही है ना सर कि आपने बताया था कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में मैं जो W लेता हूं वो क्या लेता हूं, कौन सा वाला W लूंगा बताओ?
1.5 से मल्टीप्लाई, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। उसका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अभी अपन जब आगे डिजाइन करेंगे ना, एक क्वेश्चन लाऊंगा डिजाइन का, तो उसमें अपन डिफ्लेक्शन का भी चेक लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आ जाओ। चेक फॉर दी, अब आ गया कंट्रोल, इसी में इसी क्लॉज में चल रहा है, ये मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, ये वाला मैं क्लॉज एग्जैक्टली बता चुका हूं, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं ये इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। ठीक है, L/D कौन करता है कंट्रोल फॉर द रिफ्लेक्शन? स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ये हमें चेक करना पड़ेगा। स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, और ये मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अगर सिंपली कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर है, सेकंड कौन सी आएगी बताओ? सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड, और अगली कंटिन्यूअस। ठीक है, 7, 20, 26। ठीक है, ये अपन पहले देख चुके हैं। ये क्या है? L/D। अच्छा, ये भी चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? अप टू स्पान ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक ही है ये। ठीक है, अगर ये वैल्यूज मान लो, अगर मेरी स्पान 11 मीटर है, 12 मीटर है, तो क्या करूं? तो ये वैल्यूज क्या बन जाएगी? अगर इफ, ये आपको क्लॉज जाके पढ़ लो। ठीक है, सब कुछ आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, आप खुद भी कुछ पढ़ना पड़ता है। जब आप खुद कुछ नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको क्वेरी नहीं आएगी, तब तक आपको डाउट नहीं आएंगे। कब तक आप बिल्कुल किसी का किसी देखा देखी करोगे? आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको डाउट आते हैं, तब आपको पता चलता है कि किसने कितना पढ़ाया है, किसने कितना नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो सेकेंड चीज, अगर क्या बोल रहा हूं मैं? इफ स्पान इज ग्रेटर देन 10, इफ स्पान इज ग्रेटर देन 10, तो ये सारी वैल्यूज को क्या हो जाएगी? ये सारी वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वैल्यूज मल्टीप्लाई बाई स्पान अपॉन 10, ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 11 मीटर है तो ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर है तो 12/10 हो जाएगा। यही की यही वैल्यू सबके लिए। ठीक है, कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, सबके लिए। चलो ओके, ये हो गया डिफ्लेक्शन। अब देखें क्या आया नई चीज। अब सिलेंडरनेस लिमिट्स, देखो वही वापस बात आ गई। सिलेंडरनेस लिमिट भी मैं बता चुका हूं मेरे लिमिट स्टेट वाले किसमें लेक्चर में, शायद 4th या 5th लेक्चर है अपना, उसमें स्लेंडरनेस लिमिट्स भी बता रखी। पर अभी ये अपन कर रहे हैं हाथों हाथ, तो देख डालो फटाफट। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना। थर्ड क्लास हमारा स्लेंडरनेस लिमिट्स, स्लेंडरनेस लिमिट्स। ठीक है, अब वही बताओ किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए अलग आएगी, कैंटिलीवर के लिए अलग आएगी, दिखती बात है। ठीक है, ये क्या करता है? टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी, टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, हमें स्लेंडरनेस लिमिट क्या करती है? टू एंश्योर दी लेटरल स्टेबिलिटी को हमें क्या करवाती है? इंश्योर करवाती है। कौन? स्लेंडरनेस लिमिट। अच्छा, अब बात आती है कि सर वही किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड ना, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस है, तो बीम हमारी कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा? क्या अपन चेक लगाएंगे? L शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60B। ठीक है, या और 250B² विच एवर इज व्हाट? लेस। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, विच एवर इज लेस। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से 60B और 250B² में से। सेकंड, अगर मेरी कैंटिलीवर है तो, मेरी बीम कैंटिलीवर है तो ये आ जाएगा L नॉट ग्रेटर देन 25B, और ये कितना होता है? 100B²/D। इनमें से वही सेम, विच एवर इज लेस। ये एक एक क्वेश्चन है बेटा, फिर मैं कह रहा हूं कैंटिलीवर के लिए लेटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए लेटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए डिफ्लेक्शन कितना स्पान बाय डेप्थ रेशियो, ये सब कुछ एक एक क्वेश्चन है। ये आज का लेक्चर बेटा कम से कम 40-50 क्वेश्चन के बराबर है ये। अगला स्टील रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अभी अपन सिर्फ क्लॉजेस देख रहे हैं। अच्छा, इसका क्लॉज मैंने बताया नहीं क्या? इसका क्लॉज नंबर देख लेना भाई, चेक कर लेना। ठीक है, चलो इसमें अपन पहले बता चुका हूँ, ये बार बार बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आ जाओ स्टील रीइंफोर्समेंट 4th। थोड़ा आप भी मेहनत करो, थोड़ा हम भी मेहनत करें, और सफलता दोनों को मिले। ठीक है बेटा,
स्टील रीइंफोर्समेंट। तो बताओ स्टील रीइंफोर्समेंट टेंशन और कंप्रेशन दोनों, बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसवर्स भी आएगा। ट्रांसवर्स मतलब अपन जब शियर रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो यहाँ अपन अब सारे रीइंफोर्समेंट देखेंगे, टेंशन रीइंफोर्समेंट का भी देखेंगे, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का भी देखेंगे, शियर का भी देखेंगे। तो चलो पहला, अभी ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, वही अपन कोडल प्रोविजंस की बात हो रही है। बार बार मैं वही बात कर रहा हूं, कोडल प्रोविजंस की ही बात करेंगे। नेक्स्ट चीज है अपनी क्या है, देखो टेंशन रीइंफोर्समेंट पहला। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट सबको पता है, मैक्सिमम तो कितना होता है 0.04 BD ओवरऑल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4% ऑफ ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो पूरा क्रॉस सेक्शन है उसका 4%, ये मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट के बराबर, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट की वैल्यू। नेक्स्ट, अगर मिनिमम की बात करूं, मिनिमम के लिए बताओ कितना था, AST/BD इक्वल्स टू बताओ 0.85/FY। ये वाला चेक लगाना था ना, बिल्कुल यही चेक है। यहां से हमें को मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। ओके चलो, बात आती है सर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट तो देखो RF का मतलब रीइंफोर्समेंट है, समझ जाना, ये तो अपने को चीज पता है। देखो इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही होती है, कितनी 0.04 BD। मिनिमम रीइंफोर्समेंट ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा और वो कभी पूछा भी नहीं गया है, क्योंकि कोड में ही गिवन नहीं है मिनिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम क्योंकि मिनिमम तो जीरो ही है ना, अपन सिंगल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो, मिनिमम का तो कोई वो है ही नहीं लिंक ही। चलो क्लियर, बात आ गई समझ, चलते हैं अपन आगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कौन सा चेक मिल रहा है अपने को, साइड फेस रीइंफोर्समेंट। हटा देते हैं इसको, ठीक है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट, देखो बात आ रही है, अब मैंने ये नाम पहली बार बोला है साइड फेस रीइंफोर्समेंट, अभी तक शियर फेस की बात नहीं कर रहा मैं। साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमारा नेक्स्ट तीसरा नंबर था ना, रीइंफोर्समेंट की बात चल रही है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है बेटा। तो देखो जब बीम की इफ व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक है, D अगर बड़ी हो जाती है किससे, 750 mm से। देखो बहुत ज्यादा होता है 750 mm, ठीक है। तो जब मेरी डेप्थ ऑफ द बीम अगर 750 mm से ज्यादा है तो मुझे साइड रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइड में और एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बस ये छोटा सा क्लॉज था, ठीक है। अगला ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, फोर्थ ट्रांसवर्स या शियर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, और इसको मैं क्या कर सकता हूं शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो शियर के लिए मैं बार बार, देखो टॉर्शन वाले चैप्टर में भी फिर से आया था, शियर इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है शियर रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो शियर रीइंफोर्समेंट वाला अपन कैसे करते हैं बताओ, वही VUS निकालते हैं, फिर टाउ V, टाउ C मैक्स, ये सारा अपन ये सब चीजें अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है बेटा, मैंने टॉर्शन वाले लेक्चर में बताई है, शियर रीइंफोर्समेंट का अलग से लेक्चर पूरा का पूरा बताया है, तो आप वो जाके बिल्कुल देखिए, मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है, एक एक चीज बताई है। तो एक बार बस यहाँ पे फटाफट मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट वाला देख लेते हैं, एक क्लॉज मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट वाला देख लेते हैं। तो बताओ वो कितना आया था 0.87 FY ASV। देखो यहाँ ASV है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 BSV, यही था ना। इसको अपन ने कैसे बनाया था, देखो ASV/BSV एग्जैक्टली क्लॉज इसमें ये लिखा हुआ है ना, 0.4/0.87 FY, ठीक है। ये एग्जैक्ट हमारा क्लॉज है मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। देखो ये अभी सारी बस वो चीजें ही है, अपन सब देख चुके हैं। अच्छा एक और चीज, शियर ये स्पेसिंग की भी एक होता है क्लॉज, कितना, ये जो अपन SV यूज कर रहे हैं, ये SV क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0.75 D या 300 mm, इन दोनों में से भी जो छोटा है, विच एवर इज लेस, ठीक है। अपन ने ये इसका भी देख चुके हैं, ओके। चलो अब बात करेंगे अपन कवर की। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्लॉज है कवर, ठीक है। कवर कौन सा, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर की बात नहीं कर रहे,
क्लियर कवर की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे कोड में गिवन है ना कवर्स की वैल्यू, वो सारी की सारी क्लियर कवर है। कवर कौन सा था हमारा क्लॉज 5वां, चलो जो भी है 4था 5वां, कवर की बात करते हैं। ठीक है, तो बताओ सर हम कवर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं कवर? कवर का मतलब देखो, ये अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये स्टील रिइंफोर्समेंट बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर ही क्यों नहीं बनाया, इसको बिल्कुल टच करते हुए ही क्यों नहीं बनाया मेरा सेक्शन, इसके अंदर क्यों प्लेस किया, ये चीज क्यों दी मैंने, ये चीज क्यों दी? क्योंकि बेटा हम ये चाहेंगे ना कि स्टील एनवायरनमेंट को ना हो सर, अपने एक्सपोज ना हो एनवायरनमेंट को, सीधा का सीधा इसको एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि कोरोजन हो जाएगा। स्टील हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही कोरोड हो जाता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टील का। ओके, तो हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कोरोजन ना हो हमारे स्टील में। ये है हमारा क्लियर कवर। एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पता चल जाता है सब बच्चों को। और इफेक्टिव कवर हम कहाँ से लेंगे? सेंटर टू सेंटर लेंगे, यहां से, ये इफेक्टिव कवर। ओके, तो इसकी भी ये लिखूं क्या? लिख लो लाइन, क्या फर्क पड़ता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, किसका? फॉर स्टील। ठीक है, कंक्रीट के लिए नहीं करेगा, कंक्रीट तो खुद ही एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रहा है। तो बताओ इसकी वही टेबल बना ले? बिल्कुल, वैसे मैं बना चुका हूं बहुत बार, बट फिट भी एक बार आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, यही 5 चीजें थी हमारा एक्सपोजर कंडीशंस, यही 5 थी, बिल्कुल यही 5 हैं। और इनके लिए अपन कवर कितना कितना देते हैं याद करो, हमारे टेबल में दिया हुआ है। माइल्ड के ये कितना आएगा देखो, 20 mm, ये 30 mm, 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये 75 mm। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कवर के लिए हमारा क्लॉज हो जाएगा। चाहिए एक एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, बस यही है। ठीक है, अच्छा ग्रेड्स भी लिख लें, अपना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी लिख लें। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल लाइन सर चलता है, देखो M20, 25, 30, 35, 40, यही है, बिल्कुल यही है। ओके, ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, साथ में ही लिख लो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्लियर? चलो आगे चले। आगे अब हमारा सीधा आ गया हमारा क्वेश्चन। ये सारे क्लॉज खत्म हो गए, अब हमें डिजाइन करनी है। अब हमें क्या करना है? डिजाइन करनी। अब हमें कुछ नहीं गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ लोड गिवन होगा, और हमें ना कोई सेक्शन गिवन है ना कोई कुछ गिवन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? हमारी बीम को डिजाइन करनी है पूरी, हमारे किससे? लिमिट स्टेट मेथड से कर रहा हूं मैं ये पूरा। ओके ओके, तो अब हम क्या करते हैं? देखो, डिजाइन रेक्टेंगुलर बीम। सीधा अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन डिजाइन का। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, क्या क्या गिवन है देखो, अपन देख लेते हैं कुछ कुछ। 6 मीटर स्पान गिवन है हमको, 6 मीटर। और क्या गिवन है? ठीक है, ये क्लियर स्पान है, ध्यान रखना, ये क्लियर स्पान गिवन है, ये क्लियर स्पान गिवन है। और सुपर इम्पोज लोड गिवन है। सुपर इम्पोज लोड, देखो सुपर इम्पोज लोड यानी हमारा जो इसके ऊपर लाइव लोड आ रहा है वो गिवन है। लाइव लोड कितना है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। और विड्थ ऑफ द सपोर्ट्स देखो, विड्थ ऑफ द सपोर्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं W। विड्थ ऑफ द सपोर्ट गिवन है 500 mm ईच साइड, ईच साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया डिजाइन का, तो आपको पूरे के पूरे पुराने 4-5 चैप्टर पूरे इसी में ही क्लियर हो जाएंगे एक सवाल में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये प्रोसीजर, देखो आपके काम का नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी, डिजाइन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में। ठीक है, गेट में मिलता है, ES में मिलता है, और मेंस में मिलता है, SSC मेंस में मिलता है। बट मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको कवर हो जाए, एक एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाए कि अच्छा ऐसे डिजाइन होती है। क्योंकि जरूरी है, हम ऊपर ऊपर से देख के कितना कहाँ तक अपन जाएंगे, आखिर तो हमें डिजाइन करनी ही है ना। ओके, तो एक बार देख लो, बस आपको पता चल जाएगा चीज। अगर आपको समझ में आ गई कोई चीज तो बस ठीक है, तो नुकसान तो नहीं है ना पढ़ने का। तो 500 mm ईच साइड, और क्या गिवन है? M20 और Fe415। ये ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन है और सब कुछ गिवन है। ठीक है, कंक्रीट का स्टील और ग्रेड ऑफ स्टील। देखो, अब मुझे कुछ नहीं पता है, अब मैं हूं एक डिजाइनर, मुझे एक बीम डिजाइन करनी है, रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करनी है, यानी मेरे को क्या चाहिए? विड्थ और डेप्थ चाहिए, पहली बात। और क्या चाहिए? देखो
क्या चाहिए, स्टील का एरिया चाहिए। यही दो चीज़ें चाहिए, एक तो सेक्शन की प्रॉपर्टी और एक टेंशन रिइंफोर्समेंट का मतलब वैल्यू। अच्छा, टेंशन के साथ साथ हम शियर फोर्स का भी लगाएंगे तो शियर रिइंफोर्समेंट भी देखना पड़ेगा, डेवलपमेंट लेंथ भी देखनी पड़ेगी, डिफ्लेक्शन का चेक भी लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो देखो हम अब अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। पहली बात क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है हमारे सेक्शन, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो कहाँ से शुरू करूँगा, लेंथ से। ठीक है, क्योंकि मैंने डिफ्लेक्शन की चेक किया, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना बोला था मैंने, 20 बोला था। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम 20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, L/D रेशियो। तो मैं मान लेता हूं लेट L/D कितना ले लूं, 10 ले लूं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। 20 से भी देखो मैंने कितना कंजर्वेटिव ले लिया, मैंने 10 ले लिया, 20 तो बहुत बड़ा हो गया, 10 ले लिया, तो मेरा डिफ्लेक्शन तो कंट्रोल में आ गया अपने आप, क्योंकि मैं इसके हिसाब से मैं कितना ले लूंगा, वो ले लूंगा। ठीक है, ये देखना, ध्यान रखना, ये इफेक्टिव डेप्थ है। तो मैंने ले लिया L/D इक्वल टू 10। तो बताओ जो मेरा L/10 इक्वल टू D हो जाएगा। तो यानी कि ये अगर इसको मैं उसमें डाल दूं मीटर में, तो ये कितना बन गया, 600 mm बन गया कि नहीं बन गया बेटा। ये आया इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या है बेटा, इफेक्टिव डेप्थ आई, इफेक्टिव डेप्थ आगे इफेक्टिव डेप्थ। अब क्या दे रखा है देखो, हमें अब हमें कवर तो नहीं देखा, अब हमें कवर भी मानना पड़ेगा, तब हमें ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी। तो मान लेता है कि लेट इफेक्टिव कवर मान लेते डायरेक्ट। ठीक है, मैं डिजाइनर हूं, मैं कुछ भी मान सकता हूँ बेटा कवर। फिर अगर हमारा सब कुछ चीजें सही आई तो वो सही है डिजाइन। 50 mm मान लिया मैंने। लेट अस सपोज हमने 50 mm का क्या मान लिया, इफेक्टिव कवर। तो ओवरऑल डेप्थ कितने आ गई, D 600 + 50 यानी 650 mm। आया कि नहीं आया, ओके। ये क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया हमारा, ये D मिल गया। अच्छा, ये मिल गया। अब मैं मान लेता हूं कि लेट वापस कितना, जो मेरा B/D का रेशियो है वो हाफ है, 0.5। ठीक है, क्योंकि ये हमने रेक्टेंगुलर माननी थी तो कुछ भी मान सकते हो, अब थोड़ा सा 1 से छोटा ही मानना है। ठीक है, तो ये B कितना आ गया देखो, 625/2 यानी 325 mm। तो मैंने ये क्रॉस सेक्शन मान लिया, जो मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन आया वो कितना आया, 325 गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है, 650 mm। तो ये एक मैं बीम मान सकता हूं। देखो ये अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे से ली है, अभी तक मैंने इसको कुछ भी प्रूव नहीं किया कि अच्छा ये सब कुछ हमने चेक लगा लिया, मोमेंट ऑफ सब कुछ निकाला नहीं है। बट मुझे कहीं से तो शुरू करना है, मैं डिजाइनर हूँ, मुझे कहीं से तो शुरू करना है। मैं हाइपोथेटिकल तो ले नहीं सकता कि 200 × 500 ले लूँ, कुछ भी मर्जी से ले लूँ, मेरे को लेंथ के हिसाब से लेना है। तो यहाँ तक तो क्लियर। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया, हमारी बीम का क्रॉस सेक्शन मान लिया कि 325 × 650 है। अब हमें क्या निकालना है, डेड लोड निकालना है इसके अकॉर्डिंग। अब हमें, क्योंकि बीम का सेल्फ वेट भी तो लेना पड़ेगा, डेड लोड भी तो लेना पड़ेगा। तो सेल्फ वेट के लिए अगर मेरे को जब तक क्रॉस सेक्शन ही नहीं है तो सेल्फ वेट कैसे निकालूंगा, इसीलिए। ठीक है, तो आ जाओ अब लोड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो सब स्टेप बाय प्रोसीजर है, हम पूरी बीम का डिजाइन देख रहे हैं। ये अब हटा रहा हूं मैं पूरा क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया होगा ऑलरेडी, बाकी नहीं तो सब चीजें कवर हो ही जाएगी वापस। ठीक है, चलो अब देखो लोड कैलकुलेशन कर रहा हूं, लोड की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है ना, इसी के लिए बदौलत तो बलबूते पे तो डिजाइन होगी। तो बताओ बी कितना लिया अपन ने, 325, डी कितना लिया, कैपिटल डी है ये 650 लिया। चलो अब मैं अगर डेड लोड की बात करूं फर्स्ट, तो बताओ डेड लोड अगर मैं पर किलोन्यूटन पर मीटर, मुझे पर मीटर चाहिए, तो ये 0.325 मल्टीप्लाई बाई 0.62650 मल्टीप्लाई बाई इसकी डेंसिटी कितनी होती है आरसीसी की 25। ठीक है, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये देखो मीटर, ये भी मीटर, तो ये कितना किस में निकल गया, किलोन्यूटन पर मीटर में निकल गया। ये चीजें देखो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ये क्या कर रहा हूं मैं, एरिया इंटू एरिया इंटू डेंसिटी कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लोड पर यूनिट लेंथ मिल जाएगी ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मीटर स्पान में कितना लोड लग रहा है वो मिल जाएगा। ओके, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हर बच्चे को पता है ये चीज़। फॉर्मूला मतलब देखो, ये डेंसिटी इंटू अगर वॉल्यूम करता हूँ तो मेरे को लोड मिल जाता है। अगर मैं इसको एक लाइन से डिवाइड कर दूँ तो ये एरिया आ गया, तो ये W किलोमीटर पर मीटर आ गई ना, बस वही चीज़। तो ये देखो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा देखो ना एग्जैक्ट 5.28 किलोन्यूटन पर मीटर। लाइव लोड पता है, सुपर इम्पोज क्वेश्चन में गिवन है 30 किलोन्यूटन पर मीटर। टोटल लोड कितना आ गया, और तो कोई लोड लग नहीं रहा, ये आ गया 35.28 किलोन्यूटन पर मीटर। तो बताओ
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? तो अभी तो सिर्फ चलो एम मैक्स निकालते हैं, एम यू नहीं निकालते, एम मैक्स निकालते। तो एम मैक्स कितना होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है कि नहीं होता है? अब ये बात आई ना एल की, इफेक्टिव स्पान कहाँ गया सर? आपने इफेक्टिव स्पान तो निकाला ही नहीं, अभी निकालो। तो इफेक्टिव स्पान एल इफेक्टिव एल नॉट प्लस डी, क्लियर स्पान प्लस डी कितना था बताओ? 0.6 मीटर था। इफेक्टिव डेप्थ तो ये 6.6 आई, और यहां से एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ये एल नॉट प्लस डी है और एल नॉट प्लस डब्ल्यू यानी 6 प्लस डब्ल्यू कितना है? क्लियर हमारी विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी थी? 500 mm थी, क्वेश्चन में गिवन था। तो ये आई 6.5 मीटर। तो हम एल इफेक्टिव कितनी लेंगे? 6.5 मीटर। तो यहां से निकाल लो डब्ल्यू कितना गया? डब्ल्यू कहाँ गया? ये रहा 35.28 इंटू 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब यहाँ देखो मुझे क्या चाहिए? जो मेरा अल्टीमेट मूवमेंट होना चाहिए वो कितना होता है? 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को, तो इससे 1.5। अब या तो तुम डायरेक्ट लोड को मल्टीप्लाई कर दो या मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना कि यहाँ पे लोड को भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मोमेंट को भी और मल्टीप्लाई कर दिया। या तो लोड को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से या अपने मोमेंट पे मल्टीप्लाई कर दो 1, दोनों में। हमें तो चीज़ तो किसको चाहिए? मोमेंट में चाहिए हमें, तो मतलब तो मोमेंट से डिवाइडेड बाई 8। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी बेटा, कितनी निकल के आ रही है? 279.48 किलो न्यूटन मीटर। 279.48 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें जो मोमेंट मिल गया ना, अब हम जो क्या करेंगे, बीम हमको डिजाइन करने, जो हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी हमारी बीम की, वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम इतनी होनी ही चाहिए। ओके, आ जाओ। अब आएंगे क्या किया? अब अपन ने किया क्या? अपन ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करी है? अप्रोक्सीमेशन से एक हमने इफेक्टिव डेप्थ ले ली, उसके हिसाब से अपन ने मोमेंट निकाल लिया। अच्छा चलो, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अगर अब मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन निकाला वो सही है, ठीक है? नहीं, क्यों? आपने कुछ चेक तो लगाया नहीं। ये जो आपने डी लिया सर, आपने हाइपोथेटिकली तो लिया है सब कुछ, ये आपने इसका डी तो बस, अच्छा आपने सिर्फ एक को एल बाई डी मान के कर लिया। जरूरी थोड़ी कि एल बाई डी इक्वल टू 10 ही, एल बाई डी और भी कम हो जाए, हमारा डिफ्लेक्शन का ओपन और भी कंजर्वेटिव डिजाइन कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या डिजाइन करना, चेक करना पड़ेगा? मेरे को डी चेक करना पड़ेगा कि मैंने इफेक्टिव डेप्थ सही ली या नहीं ली। और उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा? मोमेंट निकाला ना अभी अपन ने, उससे अपने को चेक करना है कि अगर मैं चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपना ये सही आया तो अपनी डिजाइन सही है आगे की, ठीक है? तो बताओ एम यू कितना होता है? अगर बैलेंस सेक्शन की बात करूं, एम यू बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा हूं, 0.36 एफ सी के एक्स यू बाई डी, या सिर्फ एक्स यू ले लो तो कोई बात दिक्कत नहीं है। एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है? डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है? यही होता है किसके लिए? फॉर, ये एम यू लिमिटिंग लिख रहा हूं, ये एम यू लिमिटिंग लिख रहा हूं किसके लिए? हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए हमारा एम यू लिमिटिंग ये होता है, अपन लिमिट स्टेट में देख चुके हैं। अब ये जो हमने मोमेंट निकाला था, एम यू निकाला था पिछले अभी डिजाइन करके, अगर मेरा क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर मेरा अंडर रिइंफोर्स सेक्शन होता है जो, तो मेरा एम किससे कम होता है? एम लिमिटिंग से कम होता है। एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग होता है, तभी मेरा सेक्शन क्या कहलाएगा? अंडर रीइंफोर्स्ड कहलाएगा। तो अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा 279.48 किलो न्यूटन मीटर था, वो क्या कर दूं? शुड बी लेस देन इक्वल टू ये। तो यहां से ये डी का चेक मिल जाएगा ना अपन को, ठीक है? वापस कोई मार्कर बदले, बिल्कुल। तो एम यू लिमिटिंग 0.36 एफ सी के, आ जाओ, एफ सी के बी, और एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। अब बोलोगे सर एक्स यू लिमिटिंग कहाँ से लाएं? एक्स यू लिमिटिंग कहाँ से लेके आएंगे? FE415 के लिए एक्स यू लिमिटिंग कितना होता है? सबको पता है, 0.48 डी। तो यहाँ में डी पुट कर लेंगे इधर और इधर। अब मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला बेटा, ये आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इतना मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा, एकदम बिल्कुल आपको स्पून फीडिंग नहीं करानी है। तो आप इंजीनियर्स हो, आपको बिल्कुल ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे डी में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है? क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी, आसान सी एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी और हमें डी मिल जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 558 mm, ठीक है? यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो हमारी डी है
वो क्या है, शुड बी ग्रेटर देन 558 mm से मेरे को ज़्यादा ही लेनी थी, और मैंने कितनी ली थी, 600 ली थी, यानी सही लिया। समझ में आई? ठीक है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसको कम करके जो 600 वाली ली थी ना उसको 580 भी कर सकता हूँ, तो उससे कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं वो 600 ले ली, मान लो चलो सही है, मान लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डी शुड बी ग्रेटर देन 558 mm होना ही होना चाहिए, और अपन ने स्टार्टिंग में कितनी ली थी, 600 mm, यानी अपनी डिज़ाइन सही। अगर मान लो ये कितना आ जाता, 620 आ जाता, 620 आ जाता, तो अपन क्या लेते, 640 के ले लेते डी, और फिर सारी कैलकुलेशन वापस करते, लोड फिर निकालते, मूवमेंट वापस, जो पहले वापस किया ना वो सब कुछ वापस करना पड़ता, अगर ये डी मेरा 600 से ज़्यादा आ जाता तो। FC के पता है ना, M20, यहाँ पे 20 रखना है। चलो, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया हमारा, यहाँ से सेक्शन मिल गया, हैंस हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है, हैंस ओके। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, AST निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। अब हमें टेंसाइल रिइंफोर्समेंट तो निकालना ही है ना, अभी तक हमारी डिज़ाइन कंप्लीट कहाँ हुई, अभी तो अपने सेक्शन निकाल दिया कि 325 बाई 650 हमारा सेक्शन सही है। ठीक है, हमारे इस लोड के हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन थे। चलो, अब हम क्या करेंगे, AST का चेक लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ AST, हमें क्या करना है, टेंशन रिइंफोर्समेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो बताओ मेरे को ये MU पता है, 279.48 किलोन्यूटन पता है, मोमेंट पता है, तो मेरा ये अगर MU, वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद है ना, लिमिट स्टेट मेथड में बताया था, 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 XU होता है। अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए यही बताया था। यहाँ पर अपने को अननोन क्या है, AST Fy पता है, D पता है, XU नहीं पता है, तो XU कहाँ से निकालूंगा, XU बाई D यहाँ से निकाल दूंगा कि एक्चुअल मेरा कितना होता है, 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK BD। यहाँ से मैं ये वैल्यू पुट करके इसमें पुट करूंगा और AST निकालूंगा, AST में क्वाड्रेटिक आएगी। एक तरीका तो ये था, मैंने बताया था लिमिट स्टेट वाले मेथड में, फिर देखो मैंने बताया था, और सेकंड मेथड ये बताया था कि आप XU बाई D निकाल दो चुपचाप इस फॉर्मूले से। ये कोड में नहीं गिवन है, बट फिर भी एग्जैक्ट अपन सॉल्व करते हैं ना, तो ये आ जाता है FCK BD स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ पता है अपन को, एग्जैक्ट पता है, ये पता है XU बाई D आ गई, XU बाई D निकाल के वापस इस फॉर्मूले में डाल दो तो AST निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये था कि अगर आप XU बाई D की फॉर्मूला में रखो, AST में क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक ये वैल्यू है। तो यहाँ से मैंने XU बाई D निकाल दी, और यहाँ से निकालोगे, देखो सारी वैल्यूज पुट कर दो फटाफट, और मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, देखो अब 6.6 MU 278.4 जो भी 8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई FCK 20 B 325 D 600 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, XU आ जाएगा मेरे पास, XU कितना आएगा, 0.392 D, 0.392। ठीक है, XU बाई D लिखा है तो 0.392, तो यहाँ पर ये पुट कर दो, हमको AST मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब देखो सीधी बात है, क्योंकि अब ये काम की चीज़ नहीं है जो उसको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यूं ही लेक्चर बड़ा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आई ना बात समझ। तो क्या करूं मैं, XU बाई D को 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK BD, यह कितना आया था 0.392, ये है 0.87 Fy इंटू 415 इंटू AST तो निकालना ही है, डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 20 इंटू B 325 इंटू 600, तो यहाँ से AST निकल के आ जाएगा 1527.1 mm स्क्वायर। ये हमको मिनिमम इतना एरिया तो डालना ही डालना है, स्टील का एरिया, इससे तो ज़्यादा ही डालो कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा डालूंगा तो ये और वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा सेक्शन और अंडर रिइंफोर्स हो जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो बताओ अब मेरे को ये एरिया प्रोवाइड करना है, तो कौन सा प्रोवाइड कर लूँ, मान लेता हूँ मैं कितनी mm की डायमीटर ले लूँ, 20 mm, यूज़ 20 mm बार्स। अगर मैं 20 mm की, तो नंबर ऑफ बार्स कितनी निकलेगी, नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेगी, इस एरिया को डिवाइड कर दूँ एक एरिया से अपॉन पाई बाई 4 20 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ बार्स निकल जाएगी ना। टोटल एरिया इतना चाहिए, एक बार का एरिया इतना है, तो नंबर ऑफ बार्स निकल जाएगी, कितनी निकलेगी 4.86 आ रही है, तो 4.86 तो बार डलती नहीं है, 5 डलेगी 6 डलेगी, तो अपन 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे प्रोवाइड 525, यानी 20 mm की अपने को 5 mm और 5
क्या डालनी है, बार्स डालनी है हमारे टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए। चलो अब क्या हुआ, हमने सेक्शन निकाल दिया, हमने टेंशन रिइंफोर्समेंट भी निकाल दिया। अब हमें बस चेक्स लगाने, किस किस के चेक निकालेंगे अपन बताओ। AST मिनिमम निकालेंगे, AXT मैक्सिमम निकालेंगे, सब निकालेंगे, ठीक है। टेंशन रिइंफोर्समेंट के चेक, शियर रिइंफोर्समेंट का चेक, सारे के सारे चेक, फिर डिफ्लेक्शन का चेक, और लास्ट में अपना डेवलपमेंट लेंथ का चेक। तो बताओ AST मिनिमम, AST अपॉन BD इक्वल टू व्हाट 0.85 अपॉन FY। यहाँ से AST निकालो, कितना आ रहा है 0.85, 325, 600 अपॉन 415, ये कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके, ये आएगा 399 mm²। अपन ने प्रोवाइड कितना किया है 1527, तो बहुत सही है। AST मिनिमम हमारा कम ही आ रहा है, प्रोवाइडेड तो हमारा ज़्यादा ही है ना। AST प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन AST मिनिमम, यानी सही है। इतना एरिया तो अपन को मिनिमम प्रोवाइड करना ही चाहिए था, तो ओके। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है, मैक्सिमम AST ये कितना होता है 0.04 इंटू BD 4%, तो कैलकुलेट करो 0.04 इंटू 325 इंटू 650, ये देखो बहुत ज़्यादा आएगा। ये कितना रहा है 8450 mm², ठीक है। तो मैक्सिमम भी ज़्यादा है, प्रोवाइडेड हमारा इससे कम ही है। ये क्या है हमारा मैक्सिमम, हमारा AST प्रोवाइडेड से तो ज़्यादा ही है ना, तो हमारा डिज़ाइन सही है, अभी तक चल रहा है मामला, ओके। चलो ये भी चेक लग गया। अब शियर का करें, ठीक है। टेंशन रिइंफोर्समेंट खत्म, कंप्रेशन की तो बात हो ही नहीं रही, सिंगली रिइंफोर्स बीम ही है। आ जाओ, किसका चेक लगाएं, शियर का चेक लगाएं, चेक फॉर शियर, ठीक है। तो बताओ अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, मेरा शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो शियर फोर्स कितना होता है WL/2 W। अब बताओ ये W कौन सा लूंगा मैं, W में लूंगा वही 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, किससे, वो टोटल लोड निकाला था अपन ने 35.28 को, इनटू अब ये जो लेंथ होती है ना बेटा, ये लेंथ। अब शियर फोर्स के लिए ना हमें ये क्लियर स्पान लेना पड़ेगा 6 मीटर। अब मैं यहाँ 6.5 मीटर नहीं लूंगा, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपॉन 2, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 158.76 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाउ V नॉमिनल शियर स्ट्रेस VU/BD, तो कितना आया 158.76 इंटू 10⁻³ अपॉन B कितना आता है 325 और D कितना था 600। ये हमारे को कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 0.814 न्यूटन पर mm², 0.814 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये 0 पॉइंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था शियर रिइंफोर्समेंट का, हमें चेक करना था कि ये टाउ सी मैक्स से ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। तो टाउ सी मैक्स यानी डिजाइन कंक्रीट मैक्सिमम हमारी जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस आ सकते हैं वो कितने होंगे, ये किसके लिए देखेंगे अपन, फॉर M20 के लिए देखेंगे। किस टेबल में देखेंगे बताओ, ये मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूँ, टेबल नंबर 20 में देखेंगे। तो ये कितना आ रहा है 2.8 आता है, ध्यान रखना, देख लेना आपको कोड में मिल जाएगा 2.8 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये सही है, हमारा टाउ V छोटा ही है टाउ सी मैक्स से। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट, जिससे हमें क्या मिले टाउ सी निकले। अभी अपन ने टाउ V निकाला है, टाउ सी मैक्स निकाल दिया, अपन ने अभी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नहीं निकाली है, अपन ने परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट नहीं निकाला है। तो परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट 100 AST अपॉन BD, 100 AST कितना है 5 π/4 20² और B कितना है 325 इंटू 600। तो यहाँ से परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट आ जाएगी हमारे पास 0.8%, ठीक है, 0.80%, 5%। और अगर तुम अब इसको इसके कंपैरिजन में अपने इस परसेंटेज एरिया के लिए और क्या M20 के लिए मुझे क्या चाहिए, टाउ V चाहिए। अब मैं कौन सी टेबल पे जाऊँगा, टेबल नंबर 19 में जाऊँगा, और टेबल नंबर 19 से हमें क्या निकलेगा, टाउ C निकलेगा, टाउ C निकलेगा 0.57 न्यूटन पर mm²। तो देखो ये इससे कम है, यानी मुझे शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, VUS निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना।
है ना। अगर ये इससे ज़्यादा आ जाता 0.814 से ज़्यादा आ जाता तो मैं मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता, पर ये इससे कम है तो अब हमें शेयर रिइंफोर्समेंट भी डिज़ाइन करना है, ध्यान रखो। ठीक है, ये सब मैं एक एक चीज़ में बता चुका हूँ अपने शेयर वाले चैप्टर में, एक एक चीज़ बता चुका हूँ। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शेयर जब अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आ जाओ शेयर का रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। तो देखो VUS जो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें शेयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है, तो वो कितना होता है टाउ V माइनस टाउ C इंटू BD होता है कि नहीं, ये टाउ है। तो टाउ V कितना था 0.8 कितना था 0.814 था ना, हाँ 0.814 माइनस 0.57 इंटू 325 इंटू 600, ये निकल के आ जाएगा टाउ US निकल जाएगा 47.58 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करते थे, याद करो, सिग्मा 0.87 FY डी SV अपॉन कितना आता था, याद करो फटाफट, अरे निकल गया। ठीक है, तो ये VUS किसके बराबर आता था, याद करो 0.87 FY ASV D अपॉन SV, इसके बराबर करते थे। यहां से हमें स्पेसिंग मिलती थी, ठीक है। तो VUS डालो, इसकी वैल्यू 0.87 FY पता ही है, ASV, अब मेरे को ASV चाहिए तो मैं मान लूं, क्या मान लूं कि 2 लेगेड 8 mm फाई है, ठीक है। ये मैं आपको मानना पड़ता है, हमें स्टीरअप्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड करने पड़ते हैं, फिर स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो 5/4 इंटू दिस इंटू डी कितना है 600, यहाँ से स्पेसिंग निकल जाएगी ना, बिल्कुल स्पेसिंग आ जाएगी हमारे पास 457.7 mm। अब हमें क्या चेक करना है, स्पेसिंग का भी चेक लगाना पड़ेगा, स्पेसिंग का चेक लगाओ भाई, 0.75 D 300 mm, और कौन सा मिनिमम शेयर वाला भी लगाना पड़ेगा ना, जो अपन ने मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट के हिसाब से किससे 0.87 FY ASV शुड बी ग्रेटर देन 0.4 BSV। तो यहाँ से SV किससे लेस देन हो जाएगा 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाई 0.4 B। तो ये भी चेक करना पड़ेगा, ये तो कर ही दो तुम 0.75 इंटू, ये तो 300 से ज़्यादा ही आएगा, 600 300 से ज़्यादा ही आएगा, 300 और फिर एक ये, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, अभी कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, और वही फाइनल मेरी रहेगी स्पेसिंग। ठीक है, आ जाओ फटाफट, बस अब होने वाला है डिज़ाइन कंप्लीट, शेयर रिइंफोर्समेंट हो ही चुका है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। तो यहां से अब हमें SV शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 FY, ठीक है, ASV अपॉन 0.4 B, ये कैलकुलेट कर लेना सारी वैल्यूज पुट करके। ASV हमें पता ही है 5/4 D स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 325, ये हमारे को निकल के आ जाएगी, कितनी निकलेगी 259.8 mm। तो हम SV कितनी प्रोवाइड करेंगे, इससे कम प्रोवाइड करेंगे ना, चलो तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्रोवाइड ये देखो अभी तक जहाज उड़ रहे हैं, ठीक है। कल और ये 15 अगस्त तक तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रहा था, 14 अगस्त और जितनी प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो प्रोवाइड 2 लेगेड 8 mm डाया स्टीरअप्स एट द रेट, कितनी स्पेसिंग पे दूं मैं, इससे कम, यानी 250 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमारा हो गया डिजाइन। ओके, अब चेक फॉर द बॉन्ड लगाते हैं, हटा दो इसको फटाफट। अब हमें डेवलपमेंट लेंथ का चेक लगाना है, ठीक है। अब देखो ये सब अपन डिजाइन तो कब की कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ चेक्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। चेक फॉर द बॉन्ड या चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ एक ही बात है। तो बताओ डेवलपमेंट लेंथ का क्या फॉर्मूला होता था। पहली बात तो ये जो कोड कहता था कि ये m1/v से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी डेवलपमेंट लेंथ इससे कम आई तो ठीक है,
अब बताओ डेवलपमेंट लेंथ हकीकत में आती कितनी है? 0.87 FY5 अपॉन 4 टाउ BD। देखो बोलते बोलते थोड़ी आवाज़ चली जाती है, ठीक है। 0.87 FY5। अब ये फाई क्या है? हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट का डाया, वो कितना था? 20 था, अपॉन 4 टाउ BD। अगर मैं डिफॉर्म्ड बार मान रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को डिफॉर्म्ड ही बार, आजकल तो अपन माइल्ड स्टील देते ही नहीं, डिफॉर्म्ड देते हैं। डिफॉर्म बार के लिए टाउ BD किससे 60% बढ़ा देते हैं, 1.6 याद करो। और ये टाउ BD की वैल्यू हमको कोड से मिलेगी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2 फॉर वही M20 के लिए। तो हमारे पास मिल जाएगी ये डेवलपमेंट लेंथ LD, ये आ जाएगी मेरे पास, कितनी आएगी? 940। ठीक है, बात समझ में आई? चलो हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या चाहिए मेरे को? अब मुझे M और V, ठीक है। अब ये जो M है, ये M अपन ने देखो शियर अपना जो अपन ने टेंशन रिइंफोर्समेंट डिजाइन किया था, आया था वो M किसके रिस्पेक्ट में? वो जो M अपन ने कितना लिया था, वो M कितना लिया था? 278.4 ऐसा समथिंग लिया था ना, 279। इसके रिस्पेक्ट में अपन ने AST कितनी निकाली थी? 1527। अब अपन ने प्रोवाइड किया 1527 की है, इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करी है। तो इससे ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो M तो इससे ज़्यादा ही आना है, ठीक है। मतलब ये वाला मोमेंट इससे ज़्यादा ही आएगा, बट आपको भी ये टेंशन इसकी लेने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ चेक लगाना है। चाहो तो तुम एग्जैक्ट AST लगा लेना। कैसे? 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। इस फॉर्मूले पे आप डालो, मोमेंट निकाल दो। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। चाहो तो तुम एग्जैक्ट निकालो, चाहो तो तुम इसी मोमेंट को यूज कर लो, तब भी नियर अबाउट सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को सिर्फ एक चेक लगा रहे हैं। तो चाहो तो यहाँ निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? एग्जैक्ट निकाल लो, अपन एग्जैक्ट काम करते हैं। तो 5 × π/4 × 20²। ये बात समझ में आई ना? ये M1 अपन डायरेक्ट अपन वापस क्यों निकाल रहे हैं? बोलोगे सर अपन ने मोमेंट पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि अपन ने जो एरिया निकाला था वो अपन ने 1527 ये निकाला था, मैं प्रोवाइड 1527 नहीं किया, उससे ज़्यादा किया है। तो मोमेंट बढ़ गया ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गई ना, मैंने एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया स्टील का एक्चुअल में। ओके, डी कितना है? 600 0.42। अब XU 0.392 × D, ये तो निकाल चुके हैं XU। बस इससे जो मोमेंट आएगा वो कैलकुलेट कर लो। इससे मोमेंट आएगा 284। देखो इससे ज़्यादा ही आ रहा है, 284.59 kN/m। अच्छा, V अपन निकाल चुके, WL/2 निकालना था ना। कितना आ रहा था V हमारा? 158 आ रहा था, पिछला बता चुका हूँ मैं, 158 kN आ रहा था। तो M/V कर लो, M/V इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 284.54 × 10⁶ डिवाइड बाई 158 × 10⁻³ ये लेंथ देखो 1000 से ज़्यादा ही आएगी, 1700 आ रही है, 1792 mm। ठीक, तो ये चेक लग गया हमारा डिफ्लेक्शन का। डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन, अब हकीकत में हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं, डेवलपमेंट लेंथ। डिफ्लेक्शन का तो अपन शुरू में ही मान के चले थे, क्या? L/D स्पान टू डेप्थ रेशियो 10 से कंप्लीट कम होना चाहिए, तो अपन ने कम ही तो लिया था, तो वो चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये तो डेवलपमेंट लेंथ का, डेवलपमेंट लेंथ हमारी किससे कम होनी चाहिए? इससे कम होनी चाहिए। तो बस हमने पूरी डिज़ाइन देख ली, हमने पूरे डिज़ाइन को सारे IS कोड के प्रोविजंस देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन, जैसे आज अपन ने बीम देखा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्लैब देखेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.